अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने डिस्कस किया था वेक्टर स्पेस, सब स्पेस और फिर एंड में नल स्पेस मैंने डिस्कस की थी। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ नल स्पेस, कॉलम स्पेस। नल स्पेस को थोड़ा और एक प्रॉब्लम कर लेते हैं उसका, ताकि थोड़ा रिवाइज हो जाए। वो एंड में हो गया था लास्ट ट्यूटोरियल में। तो उसके बाद फिर कॉलम स्पेस और फिर बेसिस वगैरह। तो शुरू करते हैं नल स्पेस और कॉलम स्पेस से। तो नल स्पेस होती क्या है? नल स्पेस कोई भी एक सिस्टम हो, तो कोई भी एक होमोजीनियस सिस्टम हो, तो वो सारे एक्स की वैल्यूज़, मतलब वो सारे एक्स, उन सारे एक्स की कलेक्शन जो इस सिस्टम को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, तो वो बेसिकली नल स्पेस होती है। और दूसरा कॉलम स्पेस क्या होती है? कॉलम स्पेस ये होती है कि वो सारे बीज वेक्टर जो हमारे पास इक्वेशन होती है एक्स इक्वल टू बी, वो सारे बीज की कलेक्शन जो हम इस सिस्टम से ऑब्टेन कर सकते हैं कोई एक्स की वैल्यू के ज़रिए। अगर इसको मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूँ, तो जो नल स्पेस है इसको इस तरह लिख सकता हूँ, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 0। और एक्स कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, और जिस स्पेस पे हम काम कर रहे हैं। तो दूसरा क्या होता है? कॉलम स्पेस। कॉलम स्पेस कॉलम स्पेस क्या है? वो सारे बीज जो बी इक्वल टू एक्स, इससे हमें ऑब्टेन हो सकें। और यहाँ पे फॉर सम एक्स, फॉर सम एक्स एन, जिस भी इसमें काम करेगा, अगर R2 है, R3, R4 है। तो ये जनरल डेफिनेशन हो गई। तो इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। तो प्रॉब्लम्स कुछ इस तरह आ सकते हैं कि आपको एक सिस्टम की जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो गिवन हो, और आपसे ये पूछा गया हो कि क्या एक पार्टिकुलर वेक्टर इसके नल स्पेस में है या नहीं, क्या पार्टिकुलर वेक्टर इसकी कॉलम स्पेस में है या नहीं। और इसके अलावा एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि, मतलब जो मोस्टली होती है कि आपको कोई सिस्टम गिवन हो और आपको उसका नल स्पेस का फाइंड करना हो, या आपको इसका कॉलम स्पेस फाइंड करना हो, या उसके बेसिस फाइंड करना हो। तो इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो मैं एक प्रॉब्लम करने वाला हूँ, और पहले मैं ये एक प्रॉब्लम करूँगा जिसमें मैं ये चेक करूँगा कि कोई पार्टिकुलर वेक्टर इसकी, मतलब किसी सिस्टम की नल स्पेस में है या नहीं, या फिर कॉलम स्पेस में है या नहीं। तो इसके लिए मैं सपोज करता हूँ कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है, सॉरी सिस्टम है, और सिस्टम की मैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, और इसका मैं ए का नाम दे रहा हूँ। 10 माइनस 8 2 -2, और 0 2 2 -2 1 -1 6 0 1 1 0 -2। अच्छा, ये मैंने एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स ले लिया किसी सिस्टम का, और मेरे पास एक वेक्टर भी गिवन है कि W 2 2 0 2। तो क्वेश्चन ये है कि क्या W नल ए में एग्जिस्ट करती है, क्या W नल ए में है या नहीं, तो और कॉलम ए में है या नहीं। तो पहले ये चेक करते हैं कि क्या W नल ए में है या नहीं। तो बाय डेफिनेशन क्या थी कि अगर ए एक्स इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब जो एक्स है हमारे पास वो बिलोंग कर रहा है नल ए में। नल ए, इसको नल ए में बिलोंग कर रहा है। तो इसको चेक कर लेते हैं चलो। तो एक्स क्या होगी?
n minus 8 minus 2 minus 2 0 2 2 minus 2 1 minus 1 6 0 1 1 0 minus 2 इसको मल्टीप्लाई करना है x के साथ। तो इस केस में हमारा x क्या है, w गिवन है, तो 2, अच्छा यहाँ पे अगर मैं w लिख लेता हूँ देते हैं 2 2 0 2, अच्छा इसको मल्टीप्लाई करनी है अब हमें, तो मल्टीप्लाई 2 इंटू 10 0 1 1 प्लस 2 माइनस 8 2 माइनस 1 1 प्लस 0 0 माइनस 2 2 6 0 प्लस 2 यहाँ पे आ जाएगी -2 -2 0 -2। अच्छा अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा ये हो जाएगी 20 0 2 2, यहाँ पे आ जाएगी -18 सॉरी 16 -16, यहाँ पे +2 -2 +2, और यहाँ पे तो 0 0 0 0 आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी -4 सॉरी ये प्लस फिर हटा देता हूँ, यहाँ पे -4 प्लस 0 -4, सिंप्लीफाई करता हूँ तो यहाँ पे -4 -16 20 20 प्लस 20 ये हो जाएगी 0, और 0 प्लस 1 मिनट में यहाँ पे कोई मिस्टेक कर रहा हूँ या नहीं, 1 मिनट। अच्छा यहाँ पे मैंने मिस्टेक की हुई है कि ये वाला जो 2 है ये 2 नहीं हो रहा है, ये 4 हो रहा है, सही है और सही हो गया। तो ये -4 प्लस 4 ये 0 हो रही है, और यहाँ पे 2 -2 ये भी 0 हो रही है, और ये 4 -4 ये भी 0 हो रही है, तो ये 0 वेक्टर आ रहा है। इसका मतलब ये जो W मेरे पास था, ये W एक्चुअली नल ए के अंदर मौजूद था, ये नल ए से ही था। अच्छा तो ये हो गया नल ए का। अब हमें ये चेक करना है कि ये W जो है ये क्या कॉलम ए में होगा या नहीं होगा। अच्छा यहाँ से कंक्लूड हमने क्या कर लिया, W बिलोंग्स टू कॉलम का चेक करना है कि कॉलम ए के अंदर ए या नहीं। तो कॉलम ए के अंदर ए या नहीं ये कैसे चेक करते हैं कि तो मतलब स्टैंडर्ड मेथड ये है कि मैं बी को सॉल्व कर लूँ रेडियस इक्लोन फॉर्म से इस मैट्रिक्स के साथ, अगर वो कंसिस्टेंट आ रहा है इसका मतलब बी कॉलम में होगा, कंसिस्टेंट नहीं आ रहा है इसका मतलब कॉलम में नहीं होगा। अच्छा उसके अलावा अल्टरनेटिव मेथड होते हैं, अगर आप डायरेक्टली मतलब वो कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर W को मैं किसी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 4 वेक्टर्स अगर लिख सकता हूँ, तो मतलब आप डायरेक्टली कहेंगे कि W कॉलम में होगा। तो अगर W को अगर आप ध्यान से देखें तो जो लास्ट कॉलम है ये बेसिकली नेगेटिव ऑफ W है, तो इसका मतलब W को मैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 वेक्टर लिख सकता हूँ, तो W क्या होगा, कॉल ए में भी होगा, सही है। W कॉल ए में भी होगा। अच्छा ये तो मैंने डायरेक्टली मतलब पूछा गया था कि कॉल ए में होगा या फिर नल ए में होगा ही नहीं होगा। बाकी क्वेश्चन कभी कभी इस तरह आता है कि मतलब जो सिस्टम है उसकी पूरी नल स्पेस फाइंड करनी है, या सिस्टम है इसकी पूरी कॉलम स्पेस फाइंड करनी है। तो
चलो अगर हम इसी एग्जांपल को आगे लेके चलें, ये जो मैट्रिक्स सिस्टम जो हमें गिवन थी उसकी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, इसी का पहले नल स्पेस फाइंड करते हैं, उसके बाद इसी का कॉलम स्पेस भी फाइंड करते हैं। तो मैं दोबारा मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख लेता हूँ। मैट्रिक्स थी मेरे पास 10 0 1 1 -8 2 -1 1 -2 2 6 0 2 2 0 2। अच्छा सॉरी, ये लास्ट वाला माइनस में था। सही है। अच्छा, तो इसको रेडियस इक्लोन फॉर्म में लेके जाना है, तो इसके अंदर ऑपरेशन सबसे पहले क्या हो जाएगी? सबसे पहले तो 10 की जगह मुझे 1 करना है, तो मैं स्वेप कर लेता हूँ किसी दो रोज को। वन और 3 को स्वेप कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 -1 6 0, और यहाँ पे 0 2 2 -2, और यहाँ पे आ जाएगी 10 -8 -2 और 2। यहाँ पे 1 1 0 -2 आ गया। अच्छा, इसके बाद 1, ये जो 1 है फर्स्ट रो का कॉलम का एलिमेंट, इसके नीचे सारे जीरोस करने। तो ऑपरेशंस क्या क्या लगेंगे यहाँ पे? ऑपरेशंस अच्छा लगेंगे तो रो 3 और रो 4 में। तो R3, अच्छा पहले के दो रोज में तो कोई चेंजेस नहीं आएगी, वे पहले लिख लेता हूँ। 0 0 2 2 -2। अच्छा, R3 इक्वल टू R3 -10 टाइम्स R1, और R4 में क्या चेंजेस आ रहे हैं? R4 -R1 सिंपली। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगा 0 0, यहाँ पे तो 0 हो गई। यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे -62 आ जाएगी, और यहाँ पे हो जाएगा -2, और यहाँ पे ये भी 2 आ रहा है, ये -6 आ रही है, ये -2 आ रहा है। सही है। अच्छा, इसके बाद ऑपरेशन, अच्छा यहाँ पे अभी 2 को 1, जो ये वाला एलिमेंट है इसको 1 करके इसके ऊपर नीचे 0 कर दूँ, या फिर ये जो 2 है इसके नीचे जो 2 है इसको पहले 0 कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आगे का देखते हैं। तो R3 इक्वल टू R3 -R2, और R4 इक्वल टू R4 -R2। तो यहाँ पे आ जाती है 1 -1 6 0 0 2 2 -2 0 0, यहाँ पे 0 0 आ जाएगा, यहाँ पे -64 आ जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगी? -8 और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो -64 है इसकी जगह पे, अच्छा हाँ इसकी जगह पे 1 कर लेते हैं पहले। अच्छा, जो R3 इक्वल्स टू R3 1 बाई, सॉरी R3 इक्वल्स टू -1/64 R3। तो यहाँ पे 1 -1 6 0 0 2 2 -2 0 0 1 0 0 0 -8 0। अच्छा, इसके बाद क्या करना है? -8 को 0 करनी है, और -8 के ऊपर वाले जो हैं वो भी 0 करने हैं। तो यहाँ पे आ जाएगी, अच्छा ऑपरेशन क्या क्या होंगे? R1 इक्वल्स टू R1 -6 R3, और R2 में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। R2 में बेसिकली आएंगे R2 इक्वल्स टू
R2 माइनस 2 R3 और R4 के अंदर R4 इक्वल्स टू R4 प्लस 8 R3। तो ये हो जाएगी 1, ये हो जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगी 0 और ये हो जाएगा भी 0, यहाँ पे 0 2, यहाँ पे हो जाएगी 0, ये सॉरी ये 0 नहीं है, यहाँ पे -2 ये रहेगा, यहाँ पे 0 0 1 0 और लास्ट पे 0 0 हो जाएगी। सही है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है? अच्छा, ये ऑपरेशन आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं, इसकी कोई किसी मेथड से, जो वो मेथड होती है कि पहले यहाँ पे फर्स्ट कॉलम 1 करनी होती है, इसके बाद फिर डायगोनली दूसरा 1 करना होता है, उसके ऊपर नीचे 0 कर रहे होते हैं, तो वो स्टैंडर्ड मेथड होता है, तो आप किसी से भी कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, R2 इक्वल्स टू 1/2 R2। तो इससे क्या बन जाएगी, 1 -1 0 0 0 1 0 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद लास्ट स्टेप है रेडियस इक्लोन फॉर्म में ले आने के लिए, R1 इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो 1 0 0 -1 0 1 0 -1 0 0 1 0 और ये पूरी रो 0 हो गई। अच्छा, ये रेडियस इक्लोन फॉर्म में आ गई। तो यहाँ पे सॉल्यूशंस क्या होंगे, होमोजेनियस सिस्टम है मेरा, ये लास्ट जो कॉलम है ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का एक पार्ट है, वो 0 वाला पार्ट नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे x1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगी, अच्छा अगर मैं इसको पहले इस तरह लिख लूँ, x1 माइनस x4 इक्वल टू 0, x2 माइनस x4 इक्वल टू 0, x3 इक्वल टू 0, x4 इक्वल टू x4, क्योंकि फ्री वेरिएबल है। अच्छा, तो यहाँ से मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि x1 इक्वल्स टू x4, x2 भी इक्वल्स टू x4, x3 इक्वल्स टू 0, x4 इक्वल्स टू x4। अच्छा, तो मेरे पास जो सॉल्यूशन हो गया, अगर मैं इस पूरे को वेक्टर ले लूँ और इस पूरे को वेक्टर ले लूँ, तो मेरे पास x1 x2 x3 x4 ये क्या आ रही है, x4 टाइम्स 1 1 0 1। अच्छा, ये मेरे पास सॉल्यूशन हो गया, जनरल सॉल्यूशन इस होमोजेनियस सिस्टम का। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि अच्छा, इसके सॉल्यूशन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, स्पैन ऑफ 1 1 0 1। ये इसी स्पेन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यहाँ पे x4 कोई एक रियल नंबर है और ये एक फैक्टर है, इसका मतलब स्पेन ऑफ 1 1 0 1 एग्जैक्टली इसी की सॉल्यूशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि यही क्या होगा, नल ए होगा, क्योंकि यहाँ से जो जो भी वेक्टर्स जनरेट होंगे वो सारे इस सिस्टम के सॉल्यूशन हो जाएंगे। अगर आप देखें जो W हमने लिया था, W हमारे पास क्या था, मेरे पास W ये हमें गिवन दी, W इक्वल टू 2202। अगर आप देखें ये भी इसी नल ए के अंदर था, हमने पहले चेक की हुई थी। तो यहाँ से हम कैसे इसको कैसे ले सकते हैं, यहाँ पे इसके स्पेन में अगर यहाँ पे x4 की जो वैल्यू है इसको मैं अगर 2 ले लूँ तो एग्जैक्टली W आ जाता। तो W भी इसी स्पेन के अंदर है, मतलब W भी नल ए के अंदर ही है।
इस तरह हम किसी सिस्टम का नल निकालते हैं, नल स्पेस। अच्छा, ये हो गई नल स्पेस। और कॉलम स्पेस, अच्छा कॉलम स्पेस के लिए मैंने पहले कहा था कि कॉलम स्पेस के लिए सिर्फ इक्लोन फॉर्म तक ही हम रुक जाते हैं, रिड्यूस में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। रिड्यूस से भी वो कंक्लूड कर सकते हो, लेकिन इक्लोन फॉर्म तक वो आ जाती है उसकी, कंक्लूड कर सकते हो। तो अगर रेडियस को हम देखें तो रेडियस को देखने के बाद जो हमारे पास पिवट कॉलम्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, एक ये वाला आ रहा है फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम आ रहा है। और यही हमें एक्लोन से भी पता चल गई थी। अच्छा, एक्लोन यहाँ से आ गया था, यहाँ पे हमारे पास एक्लोन आ गई थी, सॉरी, ये हमारे पास एक्लोन आ गया था। मतलब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कॉलम पिवट कॉलम बन रहे थे। तो ओरिजिनल मैट्रिक्स के जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कॉलम हो गया है, कॉलम ए होगा कोरिस्पॉन्डिंग, जो कॉलम हमारे पास आ रहे थे, मतलब कॉलम 1 2 3 जिसमें पिवट आ रहा था, तो ओरिजिनल मैट्रिक्स के जो ये 3 कॉलम्स होंगे उन्हीं का जो स्पेन होगा वो कॉलम ए होगा। तो स्पेन ऑफ 10 10 0 1 1 -8 2 -1 1 और -2 2 6 0। तो ये तीन हमारे थे, ये तीनों हैं, मतलब इन तीन का जो स्पेन बनेगा तो पूरी कॉलम ए को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो हमारे पास जो डब्लू आ रहा था, डब्लू हमारे पास था, ये भी इसी के अंदर ही है, कॉलम ए के अंदर ही थे, हमने अंदर ही था, हमने वो कर लिया था, वहाँ पे कंक्लूड भी कर लिया था। लेकिन यहाँ से भी हम देख सकते हैं डब्लू हमारे पास था 2202, इसी के स्पेन में होगा, मतलब इन तीनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में ही होगा। तो अगर ये दोनों वेक्टर ले लें, इन दोनों को अगर सिंपली सम कर दें तो यही डब्ल्यू आ जाती है। तो इसका मतलब डब्ल्यू जो हमने कंक्लूड किया था वहाँ पे, यहाँ से भी सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ से भी वेरीफाई हो रहा है। तो ये हो गया एक क्वेश्चन नल स्पेस और कॉलम स्पेस का। अच्छा हाँ सही है, स्पेस और कॉलम स्पेस का। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट था वो अच्छा एक और क्वेश्चन था। अच्छा सही है। अच्छा वो बेसिस का था, तो बेसिस शुरू कर लेते हैं, फिर बेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बेसिस क्या होती है? बेसिस अच्छा, कोई भी एक वेक्टर स्पेस हो वी और उसका कोई सब स्पेस हो एच, और एक कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स हो जिसको मैं बीटा का अगर नाम दे दूं b1 b2 b3, तो इस बीटा को मैं बेसिस ऑफ एच तभी कहूँगा जब दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। ये एच सब स्पेस है वेक्टर स्पेस का। अच्छा वो दो कंडीशन क्या थी, एक तो ये थी कि b1 b2 b3 जो भी हैं ये सारे क्या हों, लीनियरली इंडिपेंडेंट हों, पहली कंडीशन। दूसरी क्या है, इन सब का जो स्पेन है, स्पेन ऑफ बीटा में यहाँ पे लिख लूँ, वो क्या आना चाहिए, एच ई आनी चाहिए। और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो
इन ये जो बीटा वाली जो वेक्टर्स हैं इनको बेसिस कहेंगे। अच्छा, बेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह आ सकता है? बेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि आपको कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स दी हुई हूँ और आपसे यह पूछा गया हो कि या क्या ये बेसिस होंगे किसी पार्टिकुलर स्पेस के, या फिर और क्वेश्चन इस तरह हो सकता है कि आपको कोई सिस्टम गिवन हो और आपसे यह पूछा गया हो कि इस सिस्टम की जो नल स्पेस होगी उसकी बेसिस क्या होंगे, या फिर कॉलम स्पेस की बेसिस क्या होंगे, या फिर कोई पार्टिकुलर कोई कंडीशन डाल दे उसकी बेसिस निकालने हो, तो इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। तो चलो कुछ प्रॉब्लम इसके भी डिस्कस कर लेते हैं। सपोज मेरे पास अगर मैं तीन कोई मतलब कोई कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स ले लूँ, लेट सपोज मैं ले रहा हूँ 1 0 1 और 0 0 0 और लेट सपोज 1 1 0। तो ये मैंने तीन वेक्टर्स ले लिए हैं। तो इन तीनों वेक्टर्स की जो ये कलेक्शन है, क्या ये बेसिस है या नहीं? किसकी बेसिस? लेट सपोज R3 की बेसिस, या फिर हाँ R3 की बेसिस। तो सबसे पहली पॉइंट क्या है कि ये जो तीनों वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो अगर यहाँ पे देखें जीरो वेक्टर इसमें इंक्लूडेड है, तो जीरो वेक्टर जब भी किसी कलेक्शन ऑफ वेक्टर में आ गया तो वो कभी इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते, वो डिपेंडेंट होगा, क्योंकि जीरो वेक्टर डिपेंडेंट है फर्स्ट और लास्ट वेक्टर से। अगर फर्स्ट वेक्टर को जीरो से मल्टीप्लाई करें, इसको जीरो से मल्टीप्लाई करें तो ये तीसरा वेक्टर आ जाएगा। तो ये लीनियरली डिपेंडेंट ही नहीं है, तो इसका मतलब ये बेसिस हो ही नहीं सकता। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ये करूँ, ये जो वेक्टर है इसको पूरा ओमिट कर दूँ, मतलब मेरे पास अभी जो दो वेक्टर्स हैं, एक ये वाली है और दूसरी ये वाली, तो क्या ये दोनों वेक्टर्स बेसिस हैं R3 के? अच्छा, तो इसको किस तरह भी करोगे? अच्छा, पहली बात, ये दोनों डिपेंडेंट हैं या नहीं? डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट? तो ये जो दो वेक्टर्स हैं ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं। अच्छा, ये दोनों वेक्टर्स इंडिपेंडेंट हो गए, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। क्या इसका जो स्पेन है, क्या उसको जो हम जिसका बेसिस कह रहे हैं क्या उसको स्पेन कर रहा होता है या नहीं होता? तो अब ये देखेंगे कि सॉरी, स्पेन ऑफ 1 0 1 1 1 0, क्या ये R3 को स्पेन कर रहा है, ये पूरी R3 है या नहीं? अच्छा, तो ये R3 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो दो वेक्टर्स हैं, ये दो वेक्टर्स, इन दो वेक्टर्स का जो स्पेन होगा वो कोई प्लेन होगी इन R3। R3 के अंदर एक ऐसा प्लेन है जिसके ये दोनों बेसिस बन रहे हैं, ये खुद R3 के बेसिस नहीं है, उस प्लेन के बेसिस बन रहे हैं। तो ये जो पूरी R3 है इसको स्पेन नहीं कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये जो मैंने कलेक्शन ली थी दो वेक्टर्स की, ये बेसिस नहीं है R3 के, R3 के बेसिस नहीं है ये। पहली कंडीशन से सेटिस्फाई हो गई थी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लेकिन दूसरी कंडीशन फेल हो गई थी कि पूरी R3 को स्पेन कर रहे हो। तो ये चूंकि मैं इसको R3 का स्पेन चेक कर रहा हूँ, तो ये R3 की स्पेन नहीं है, क्योंकि R3 को स्पेन नहीं कर रहे होते। तो ये कलेक्शन भी बेसिस नहीं बने। अच्छा, मैं तीसरा कलेक्शन ले लेता हूँ। 1 0 1 0 1 0। अच्छा, इसको मैं ले लेता हूँ 1 0 2। अच्छा, ये जो कलेक्शन है ये आप चेक भी कर सकते हैं, ये इंडिपेंडेंट कलेक्शन, मतलब ये जो तीनों वेक्टर हैं इंडिपेंडेंट है। सही है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि ये तीनों जो कलेक्शन ऑफ वेक्टर ये तीनों इंडिपेंडेंट है। दूसरी, क्या ये R3 को स्पेन कर रहे होते हैं, क्या इसका स्पेन R3 आ रहा होता है? तो यह भी सही है, ये R3 को स्पेन कर रहे होते हैं, क्योंकि
अगर मैं इसको एक मैट्रिक्स लेके रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में लेके आऊँ, तो हर एक इक्लोन फॉर्म में लेके आऊँ तो हर एक कॉलम में एक पिवट हो जाएगा। तो 3 कॉलम में 3 पिवट हो रहे हैं और रो भी 3 हैं, तो ये पूरी R3 को स्पेन कर रहा होता है। इसका मतलब ये जो 3 वेक्टर्स मैंने लिखे हुए हैं, ये बेसिस हैं R3 के। R3 के बेसिस तो इनफाइनाइटली मैनी बहुत सारे हैं, उनमें से एक बेसिस ये है, एक कलेक्शन ये है, इसको बीटा का नाम दे दूँगा। तो बीटा एक बेसिस है R3 का। अच्छा, इसके बाद एक तो ये था कि मतलब आपको कोई कलेक्शन गिवन हो, आपको आइडेंटिफाई करना हो कि क्या ये बेसिस होंगे या नहीं होंगे, तो आप सिंपली इस तरह चेक करेंगे कि ये 2 कंडीशन यूज़ करके चेक करेंगे कि वो बेसिस होंगे या नहीं। इसके अलावा एक और मतलब क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपको कोई सिस्टम गिवन हो, कोई कोफिशिएंट मैट्रिक्स गिवन हो और आपसे ये पूछें कि इसके जो नल स्पेस की बेसिस फाइंड करनी है, कॉलम स्पेस की बेसिस फाइंड करनी है, तो वो कैसे करेंगे? उसका भी मेथड बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले तो आपको इसको उसका नल ए या फिर कॉलम ए फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा, अब सपोज कर लेता हूँ जो मेरे पास जो इक्वेशन थी, उसी की नल स्पेस की बेसिस फाइंड करनी है हमें। तो सबसे पहले तो इसका नल स्पेस फाइंड करेंगे। तो यहाँ से ये सारा प्रोसीजर करके रिड्यूस रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में लेके आएंगे सबसे पहले। तो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में जैसे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में आ गया। तो इसका जो नल स्पेस बन गया वो ये वाली बन गई थी, स्पेन ऑफ दिस वेक्टर। तो यहाँ पे एक वेक्टर है स्पेन के अंदर, मतलब ये एक सेट है, एक ही है सेट के अंदर जो वेक्टर है। तो बेसिकली ये जो वेक्टर है ये बेसिस है नल ए का। जो मेरे पास सिस्टम का जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स गिवन था, उसकी जो बेसिस नल ए की जो बेसिस बन रही है वो एक ये वेक्टर बन रही है बस। तो बेसिस नल ए के इस तरह फाइंड करोगे, इसी तरह कॉलम स्पेस के बेसिस कौन सी बनेंगे? जो कॉलम स्पेस मेरे पास आ कौन सी रही थी पहले वो चेक करोगे। अगर सिंपली ये पूछ रहे तो सबसे पहले ये सारा काम करके एक्लोन फॉर्म में लेके आओगे। एक्लोन फॉर्म में ले आने के बाद ये जो 3 यहाँ पे आ गए थे उसी को रिस्पॉन्डिंग ओरिजिनल मैट्रिक्स के 3 जो कॉलम होंगे उनका स्पेन कॉलम स्पेस बन रहा होता है। तो यहाँ पे ये जो 3 वेक्टर्स आ रहे थे इंडिपेंडेंट वेक्टर, ये वेरीफाई कर सकते हैं क्योंकि बेसिस में क्या है, इंडिपेंडेंट होने चाहिए और पूरी उस स्पेस को जनरेट करनी 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 होती है उसको। तो यहाँ पे ये जो 3 वेक्टर हैं, ये तीनों इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट कैसे हैं? ये तो इंडिपेंडेंट को लेके ही हमने कंक्लूड किया था कि ये कॉलम ए को इसका स्पेन कॉल ए को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये तीनों इंडिपेंडेंट हैं और ये स्पेन कर रहे होते हैं किसको? यहाँ पे R4 में चल रहे हैं ना। अच्छा, R4 नहीं, यहाँ पे R3 है, तो R3 को स्पेन कर रहा होता है, R3 एंड R4। तो ये तीनों बेसिस बन गए कॉल ए के। सिंपली बेसिस की तो यही होती है कि तीनों वेक्टर्स यहाँ पे इंडिपेंडेंट है और कॉल ए के बेसिस हैं। तो बस यहाँ पे कंक्लूड कर लोगे तो ये तीनों बेसिस हो गए कॉलम ए के। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक और क्वेश्चन मैंने देखा था कहीं पे, वो कुछ इस तरह का था कि एक वेक्टर स्पेस अगर मैं R3 को ही ले लूँ, R3, अच्छा, इसके अंदर एक सब स्पेस है H, सही है। तो और H की जो बेसिस हैं वो क्या है? H की बेसिस यहाँ पे कंडीशन इसने डाल दी, R के अंदर एक सब स्पेस है H। अच्छा, H सब स्पेस है R3 का, और H की जो बेसिस हैं, H की बेसिस पे क्या कंडीशन है? H की बेसिस किसी एक प्लेन पे लाई कर रहे हैं और उस प्लेन की इक्वेशन दी हुई है x माइनस 3y प्लस 2z। x माइनस 3y प्लस 2z, ये कोई एक प्लेन है R3 के अंदर, 3D में एक प्लेन है, और H एक सब स्पेस है R3 का, और H की जो बेसिस हैं वो इस प्लेन पे लाई कर रहे हैं।
वो इस प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो हमें वो बेसिस फाइंड करना है। अच्छा, तो इसको किस तरह अप्रोच कर सकते हो? अच्छा, तो बेसिस हमें फाइंड, जब भी हम बेसिस की बात करते हैं तो हमारे पास कोई सिस्टम होता है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये जो एक इक्वेशन है इसको एज अ सिस्टम कंसिडर करके बेसिस निकाल सकते हो। तो अगर मैं इसको एक सिस्टम ले लूँ, या फिर मेरे पास वेरिएबल एक्स वाई और जी हो गए, तो मेरे पास जो एक्स है, सॉरी, मेरे पास जो एक्स है इक्वल्स टू 3y -2 जी आ गई। अच्छा, तो यहाँ पे x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू क्या है, y, क्योंकि y फ्री वेरिएबल है, जी की वैल्यू जी, सॉरी, क्योंकि ये भी एक फ्री वेरिएबल है। तो इसका मतलब जो मेरे पास सोल्यूशन आ गया वो क्या हो गया, सोल्यूशन मेरे पास एक्स वाई जी, अच्छा, y टाइम्स 310 प्लस c टाइम्स -202। अच्छा, ये z है, ये 2 नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब जो मेरे पास सोल्यूशन है वो क्या है, अच्छा सोल्यूशन, सॉरी, मेरे पास जो सब स्पेस बन रही है, मैं इस पेन ले लूँ इन दो वेक्टर्स का, 310 -202। अच्छा, ये एक स्पेन ऑफ दिस टू वेक्टर, ये एक सब स्पेस है क्योंकि ये दोनों वेक्टर क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं, और ये किसी प्लेन को स्पेन कर रहे होते हैं, और R3 के अंदर, प्लेन R3 के अंदर ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर इसको मैं नाम दे दूँ H, तो बेसिकली ये वही H हो गया। H एक सब स्पेस है, किसी प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और ये सब स्पेस किसका है, R3 का है, क्योंकि यहाँ पे एंट्रीज कितने, 3। तो ये सिंपली ये हो गया, और यहाँ पे ये जो बेसिस बन रहे हैं, ये बेसिस उसी प्लेन पे ही लाई कर रहे हैं। मतलब H एक ऐसा R3 का सबसेट है जिसके ये जो बेसिस हैं इस पार्टिकुलर प्लेन पे लाई करें, और प्लेन कौन सी है जो हमें गिवन थी, x माइनस, यहाँ पे क्या था, x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 0। तो इस प्लेन पे इसके बेसिस लाई कर रहे होता है। तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी रखना है, और क्योंकि जो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो वो अभी चल रहा है, सर ने कंप्लीट नहीं किया मेरे ख्याल में। तो जैसे कंप्लीट होगी फिर उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, और यहाँ तक आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी, ओके, अल्लाह हाफिज़।